हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने बिजनेस फाइनेंस के सेकंड टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंसेप्ट क्या होता है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। एंड दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेना पड़ता है, जिसका नाम था फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो आज हम लोग इन्हीं 3 डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने दिखा होगा आपको फाइनेंसिंग डिसीजन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब दोस्तों, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर पैसा कहां से उठाएं, शेयर से उठाएं, डिबेंचर से उठाएं, लोन ले लें कि क्या करें। क्योंकि देखो, आपको पैसा वहीं से उठाना है जहां से भैया आपको कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो दोस्तों फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है, ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेट्स टू डिटरमाइनिंग द क्वांटम, कि कितना पैसा आपको उठाना है। पहली बात तो ऑफ फंड टू बी रेज्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, क्योंकि पैसा उठाने के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, लोन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, बहुत जगह होती है। ठीक है, तो आपको कितना पैसा उठाना है एंड कहां से उठाना है, ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो दिस डिसीजन डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये डिसीजन आपका बिजनेस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड करता है। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में जो भी कैपिटल है उसमें कितना इक्विटी है, कितना डिबेंचर है, कितना लोन है। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये अपने आप में एक चैप्टर भी है। इसका मतलब होता है कि आपका जो भी बिजनेस में कैपिटल है, उस कैपिटल में कितना डिबेंचर है, ठीक है, कितना लोन है, कितना आपका इक्विटी है, इक्विटी में कितना प्रेफरेंस शेयर है, जो भी आपका टोटल कैपिटल है, यानी वो कैसे बना गया है। ठीक है, तो यानी कि जो भी ये डिसीजन है, यानी कि जो भी बिजनेसमैन होगा, जो ये फाइनेंसिंग डिसीजन लेगा, तो भैया वो एक तरह से ये भी डिसाइड करेगा ना कि आपका जो कैपिटल उठाया गया है उसमें कितना शेयर का पैसा है, कितना डिबेंचर का पैसा है, कितना प्रेफरेंस शेयर का पैसा है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड यानी कि ये जो डिसीजन है ये आपका डिटरमाइन करता है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइजेस, यानी आपका जो भी बिजनेस है उसके ऊपर रिस्क कितना होगा। अगर मान लो आपने डिबेंचर ज्यादा उठा लिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और देना ही पड़ेगा भाई, प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो भैया बिजनेस के ऊपर कितना रिस्क हो सकता है या फिर आने वाला है, ये भी आपका ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो अ फर्म में डिसाइड टू रेज फंड फ्रॉम बोथ, एक जो भी बिजनेस वो डिसाइड करता है कि पैसा वो 2-3 जगह से उठा सकता है। पहला ओन्ड, यानी खुद का पैसा, यानी कि ओन्ड फंड बोलते हैं इसको, इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, कैपिटल, एंड रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है जब कंपनी पैसा कमाती है तो कमाने के बाद में जो पैसा बचा के अपने पास में रखती है, रिजर्व और सरप्लस के नाम पे, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कह लो, यानी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते कंपनी, उसको रख लेती है, तो वो खुद का ही पैसा है। ठीक है, तो भैया कंपनी डिसाइड करती है पैसा कहां से उठाना है, फ्रॉम बोथ। ओन्ड मतलब होता है खुद का पैसा, जिसमें इक्विटी से है, प्रेफरेंस से और रिटेन्ड अर्निंग आता है, एंड बोरोड सोर्स, यानी जहां पे कंपनी उधार मांगती है। क्या मांगती है? उधार मांगती है, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया। तो देखो, पैसा दो होता है, एक होता है ओन्ड फंड, एक होता है बोरोड फंड। ओन्ड मतलब होता है खुद का पैसा एक तरीके से, बोरोड मतलब होता है उधार मांगने वाला पैसा। बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, यानी जब भी हमको ये डिसाइड करना पड़ता है तो हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे भैया ओन्ड फंड से उठाएं कि बोरोड फंड से उठाएं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नंबर्स और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स को, कि कहाँ पे सस्ता पाया है, कहाँ पे महंगा पाया। मान लो कि आपका नया नया बिजनेस है, तो अगर आप लोन लेते हो तो क्या होगा ना कि आपको हर महीने इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, जो कि आप चुका नहीं पाओगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन बात को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है। ठीक है, अ प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर, यानी कि एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर नीड्स टू डिटरमाइन अ जुडिशियस मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, यानी कि एक अच्छा डिसीजन लेने वाला जब भी पैसा उठाता है मार्केट से, तो वो क्या करता है, जुडिशियस मिक्स, यानी कि भैया इक्विटी भी उठाएगा और डिबेंचर भी उठाएगा, दोनों उठाएगा। ठीक है, ओके, एंड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न टू शेयर होल्डर, जिससे कि जो भी कंपनी के शेयर होल्डर होंगे जिन्होंने कंपनी का शेयर खरीदा, उनको मैक्सिमम फायदा मिले। देखो, कंपनी पैसा कमा रही है किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि यही तो कंपनी की एक्चुअल ओनर है। ठीक है, अब देखो समझते हैं बात को, जो बताऊंगा तो समझना। डेब्ट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो डिबेंचर होता है वो सस्ता फाइनेंस माना गया, यानी कि भैया उसमें खर्चा कम होता है, क्योंकि जो भी हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं उसके ऊपर टैक्स डिडक्टेबल होता है, यानी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, यानी अगर आपने डिबेंचर उठाया है और आपकी कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना होता है। ठीक है, रिस्क प्रेज्यूम्ड बाय अंडर इज लेसर देन शेयर होल्डर, एंड इसमें रिस्क क्या होता है,
कम होता है। क्योंकि अगर मानो हमने किसी को लोन दिया, मानो हमने किसी कंपनी को लोन दिया, जिसने लोन दिया उसके ऊपर रिस्क कम होता है, क्योंकि भैया शेयर होल्डर को पैसा तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा, लेकिन जिससे हमने लोन लेके रखा हुआ है हमको प्रॉफिट हो चाहे ना हो हमको मतलब नहीं, हमको वो इंटरेस्ट देना ही देना होता है। इसलिए भैया इनके ऊपर रिस्क कम होता है और शेयर होल्डर्स के ऊपर रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, हाउएवर मोर डिपेंडेंस ऑन डेब्ट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क। अगर आपने ज्यादा डिबेंचर उठाया तो आपके बिजनेस में फाइनेंशियल रिस्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल रिस्क, यानी कि भैया क्योंकि आपको हर महीने इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा रिस्क आ गया। तो ये एग्जाम पूछा गया है। फाइनेंशियल इसका मतलब होता है इनएबिलिटी टू बिजनेस मीट इज फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। अब देखो इंटरेस्ट पे करना, जो आपका इंटरेस्ट होता है वो आपका फिक्स्ड लायबिलिटी है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, ठीक है, दायित्व है। अब यानी कि यही तो होता है फाइनेंशियल रिस्क। नहीं दे पाओगे तो भैया आपको बिजनेस डूब जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी जब भी एक बिजनेसमैन या फिर फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसीजन ये कि पैसा कहाँ से उठाना है तो बहुत सारे फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे। अफेक्ट का मतलब होता है डिसीजन लेने में मदद भी करेंगे। ठीक है, पहला अब देखो कॉस्ट, यानी कि अगर आप देख रहे हो कि आपको खर्चा क्या हो, कम से कम हो या फिर ज्यादा से ज्यादा हो, तो इक्विटी को उठाने में खर्चा ज्यादा होता है और डिबेंचर को उठाने में खर्चा कम होता है। यानी अगर आपको भैया डिबेंचर चाहिए, लोन चाहिए, आप चाहते हो कम से कम खर्चे में हो जाए तो आप डिबेंचर उठाओगे। आप चाहते हो भैया खर्चा ज्यादा हो जाए तो आप क्या उठाओगे? इक्विटी उठाओगे। फिर दोस्तों रिस्क, आप चाहते हो रिस्क जो है कम से कम लो, आपको रिस्क नहीं चाहिए तो आप उठाओगे इक्विटी। तो ये एग्जाम में आपसे पूछेगा इफ बिजनेसमैन डोंट वांट टू टेक अ रिस्क देन ही कैन प्रोक्योर फंड फ्रॉम इक्विटी कैपिटल। अगर आपको रिस्क चाहिए, आप चाहते हो भैया रिस्क आप बहुत खतरों के खिलाड़ी हो, तो आप डिबेंचर उठाओगे क्योंकि आपको उसमें हर महीने इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है जब भी कंपनी पैसा उठाती है तो उसको उठाने के टाइम पे जो पैसा उठाने पे खर्चा होता है, यानी मानिए हमको मार्केट से 5 लाख चाहिए, ठीक है, 5 लाख हमको चाहिए, तो 5 लाख उठाने में जो हमको 50,000 का खर्चा होगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी पैसा उठाने में जो खर्चा होता है उसको कहा जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। अब मानिए इक्विटी उठाओगे तो आपका फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होता है और डिबेंचर उठाओगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट कम होता है। तो मानो आप चाहते हो कि भैया आपको पैसा उठाने में कम से कम खर्चा हो तो भैया आप डिबेंचर उठा लोगे। आप चाहते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उठा लोगे, इक्विटी उठा लोगे। ठीक है, फिर दोस्तों कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, अगर आपके बिजनेस के अंदर पैसा हर महीने आया है हर महीने जाया, यानी कि बहुत हर दिन पैसा आया हर दिन पैसा जाया है, यानी इनफ्लो आउटफ्लो कैश का बहुत मजबूत है। ठीक है, तो अगर पैसा आया जाए तो आप आराम से इंटरेस्ट पे कर सकते हो। तो देखो अगर आपका स्ट्रॉन्ग है यानी कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है तो आप डिबेंचर उठाओगे, क्योंकि डिबेंचर में आप हर महीने इंटरेस्ट चुका पाओगे। अगर आपके बिजनेस में पैसा हर दिन नहीं आता है, कभी कभी आता है, सीजन में आता है, तो आप उठाओगे इक्विटी। क्या उठाओगे? इक्विटी उठाओगे। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस को चलाने में जो हर महीने का फिक्स्ड खर्चा होता है। ठीक है, अगर ये आपका बहुत ज्यादा है तो आप उठाओगे इक्विटी, अगर आपका खर्चा कम है तो उठाओगे डिबेंचर। जैसे खर्चे क्या क्या होते हैं? रेंट पे करना हो गया, वेजेस हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये सब खर्चे हो गए। दिस इज बिकॉज अगर देखो आप हर महीने खर्चा ही पे करते रह जाओगे, अब मानो आपने उठाया क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिबेंचर उठाइया। ठीक है, अब आपका खर्चा बहुत ज्यादा है तो डिबेंचर उठाइया, तो ठीक है आप मेंटेन कर लोगे। अगर आपने इक्विटी उठाया तो भैया आपको दिक्कत आएगी ना, क्योंकि आपका मैक्सिमम पैसा वहीं पे खर्च हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों ये हो गया आपका। फिर कंट्रोल कंसिडरेशन, आप चाहते हो कि आपका जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनका कंपनी पे कंट्रोल बनाया है। ठीक है, या फिर आपकी कंपनी आप चाहते हो कि कंट्रोल आपका बनाया है, तो आप इक्विटी शेयर कम से कम इशू करोगे, आप डिबेंचर से पैसा उठाओगे क्योंकि आपका कंट्रोल बनाएगा। अगर आपने इक्विटी शेयर इशू किया तो नए नए शेयर होल्डर्स आ जाएंगे एंड उनको कंट्रोल देना पड़ जाएगा। ठीक है, द शेयर होल्डर के पास में वोटिंग राइट्स होता है। ठीक है, ओके। फिर देयरफॉर द इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डाइल्यूट्स द कंट्रोल, तो भैया आपका कंट्रोल जो है दूसरे के पास में चला जा सकता है। ठीक है, ओके। वेयर एज फाइनेंसिंग टू डेब्ट, अगर डेब्ट उठाओगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप उठाई आपने डिबेंचर इशू किया, आपने लोन लिया, आप लोन चुका तो बस कोई आपका मालिक तो नहीं बनेगा कंपनी का ना। ठीक है, देयरफॉर इफ अ कंपनी इज अंडर थ्रेट ऑफ टेक ओवर बिड इट इज लाइकली टू प्रीफर डेब्ट, अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी के ऊपर कोई कब्जा करिएगा, कोई खरीदिएगा, तो आप भैया डिबेंचर ही इशू करोगे, इक्विटी इशू नहीं करोगे। ठीक है, डेब्ट डज नॉट अफेक्ट कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि ये कंट्रोल पे कोई भी असर नहीं डालता, लेकिन ये कंट्रोल पे असर डालता है। शेयर इशू करोगे तो आपके कंपनी में और भी ओनर्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, मान लो कि कैपिटल मार्केट की कंडीशन अच्छी है,
इट इज देयर इज अ बूम इन कैपिटल मार्केट, यानी कि जहां से पैसा उठाया जाता है, याद है ना, कैपिटल मार्केट एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे कंपनी शेयर डिवेंचर को बेचती खरीदती है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में पहली बार शेयर इशू किया जाता है, सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर इशू हो चुका है उसको खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। तो भैया कैपिटल मार्केट अगर बूम पे है, बूम का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छा चल रहा है, ठीक है। इट इज इजी फॉर कंपनी टू रेज इक्विटी, तो वो आसानी से इक्विटी उठा सकती है, ठीक है। और ऑप्ट फॉर डेब्ट, ठीक है, और इट में ऑप्ट फॉर डेब्ट, यानी अगर कैपिटल मार्केट की कंडीशन अच्छी है तो वो इक्विटी भी उठा सकती है और डिवेंचर भी उठा सकती है। अगर कंडीशन खराब है, ठीक है, देयर इज बिकॉज राइजिंग स्टॉक इंडेक्स बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर। देखो जब शेयर का दाम बढ़ता है तो इन्वेस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस आता है एंड वो खूब पैसा उठा सकता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। तो अगर खराब है तो आप उठा ही नहीं पाओगे पैसा। फिर बुलिश, यानी कि मार्केट में अगर शेयर के दाम हाई है तो आप आसानी से शेयर इशू कर सकते हो। भैया शेयर प्राइस अगर लो है तो आप इक्विटी इशू नहीं, देखो इक्विटी इशू नहीं करोगे, तब आप क्या करोगे, डिवेंचर करोगे, क्या करोगे, डिवेंचर करोगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया फाइनेंसिंग डिसीजंस, ठीक है। तो कब क्या डिसीजन लोगे आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा। ओके, आप अपने आप से बना के देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे अब आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। भैया आपने मार्केट से पैसा उठा लिया, अब आपने शेयर भी उठाया, डिवेंचर भी उठाया, ठीक है, आपकी मर्जी। आपने सपोज आपको 1 करोड़ चाहिए था, आपने 60,00,000 रुपये उठा लिया डिवेंचर और 40,00,000 रुपये उठा लिया इक्विटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी आपका जो कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें 60 और 40 का रेशियो है, 60% आपका डिवेंचर है, 40% आपका इक्विटी है, ठीक है। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है जो भी पैसा आपने उठाया है उसको किस एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे। इट रिफर टू सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस, यानी आप किस एसेट्स में पैसों को इन्वेस्ट करोगे। तो 2 टाइप के डिसीजन होते हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स, एक शॉर्ट टाइम एसेट्स, ठीक है। एसेट्स विच ऑब्टेन बाय बिजनेस आर 2 टाइप्स, एक होता है लॉन्ग टाइम एसेट्स जिसको फिक्स्ड एसेट्स भी कहा गया है, एंड भैया शॉर्ट टाइम एसेट्स, ठीक है। ओके, तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो भैया 2 टाइप के डिसीजन होते हैं, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला होता है शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसका दूसरा नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ठीक है। तो पहला यानी आगे आपके पास जब पैसा आएगा तो आप 2 ही जगह इन्वेस्ट करोगे, या तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन करोगे या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन करोगे। शॉर्ट टर्म का नाम होता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि बहुत कैपिटल एसेट्स में करोगे, यानी कि इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये अपने आप में एक चैप्टर भी है और ये भी अपने आप में एक चैप्टर है जो कि हमको आगे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो यानी जब भी पैसा आएगा फाइनेंसिंग डिसीजन से तो आप उसको इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट 2 जगह करेंगे। दिस डिसीजन अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड इक्विटी ऑफ अ बिजनेस। अगर आपने शॉर्ट टर्म डिसीजन लिया तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर और भैया लिक्विडिटी के ऊपर असर पड़ेगा। अगर आपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन यानी कि आपने बहुत, मान लो एग्जाम्पल, मैंने 1 करोड़ इकट्ठा किया, अब मुझे मशीन चाहिए होगा और भैया बिजनेस को चलाने की भी पैसा चाहिए, तो भैया अगर हमने 20,00,000 का मशीन खरीद दिया तो ये होगा मेरा कैपिटल बजटिंग डिसीजन, क्योंकि मैंने हैवी डिसीजन लिया हुआ है और लंबे समय का डिसीजन लिया हुआ है। और मैंने मान लो बिजनेस को चलाने के लिए रॉ मटेरियल खरीद दिया 5,00,000 रुपये का, तो ये मेरा हो जाएगा शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल मेरा उसी साइड कन्वर्ट होगा, फिनिश गुड्स में बेच देंगे, पैसा कन्वर्ट भी कर देंगे, ठीक है। तो दिस डिसीजन ये प्रॉफिटेबिलिटी को एंड इक्विटी को अफेक्ट करता है एंड ये डिसीजन बिजनेस के कंपटीटिवनेस को, अगर आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन गलत हो गया यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपने कहा कि बिल्डिंग खरीदोगे, बिल्डिंग बनाओगे, मशीन खरीदोगे, हैवी मशीन खरीदोगे, वो डिसीजन अगर गलत हो गया तो आपकी कंपटीटिव स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और आपका बिजनेस डूब भी सकता है, ठीक है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो भी अफेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। अब दोस्तों आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्या होता है, इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। बिजनेस को चलाने के जो पैसा हमको चाहिए होता है हर दिन, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन अफेक्ट द डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं जो हर दिन हम लोग चलाते हैं उसको अफेक्ट करता है। एंड सीक्स टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ कैश इन्वेंटरी एंड डेटर्स, कि कितना कैश है, कितना इन्वेंटरी यानी सामान बिजनेस में बेचने को है, कितना डेटर्स, कितनों से पैसा लेना है। दिस डिसीजन अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, ये जो डिसीजन है ये बिजनेस के लिक्विडिटी को अफेक्ट करते हैं एंड प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। ओके, अब दूसरा होता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसका नाम क्या होता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। दिस डिसीजन अफेक्ट द साइज ऑफ एसेट्स, कि भैया साइज ऑफ एसेट्स हो गया, बिजनेस का
कंपटीटिवनेस कि भैया कंपटीशन दे पाएगा नहीं दे पाएगा, एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये तीन चीज पे अफेक्ट करता है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व होता है, यानी बहुत हैवी पैसा खर्च करते हैं और इसमें कम पैसा खर्च करते हैं। लॉन्ग टाइम ग्रोथ, बिजनेस के ग्रोथ पे अफेक्ट होता है। हाई रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क ज्यादा होता है, एंड ये डिसीजन रिवर्सिबल होता है, यानी एक बार ये लोगे तो आप उसको वापस बैक नहीं कर पाओगे। मानो आपने डिसीजन लिया कि आपको 2 करोड़ कहीं खर्च करना है, तो वो डिसीजन आप बिजनेस बिल्डिंग बनाने लगे, अब आप कहोगे नहीं बनाना है, तो आपका बहुत नुकसान ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। देखो, अफेक्ट का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है कि भैया आपका ये डिसीजन जो है आपको मदद भी करेगा एंड आपको क्या बोलते हैं कैसे ये ना ये भी डिसाइड करने में हेल्प करेगा, अफेक्ट भी करेगा और मदद भी करेगा। पहला, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर आपके बिजनेस में भैया बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, क्या आया है, आपका बिजनेस का कैश फ्लो बहुत अच्छा है, यानी बहुत मजबूत है, यानी कि बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप क्या करोगे, कैश फ्लो अगर स्ट्रांग है तो आप क्या करोगे, कैपिटल बजटिंग डिसीजन ये लोगे, क्योंकि आप आराम से पैसा खर्च कर सकते हो। अगर आपका स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है, तो आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन नहीं लोगे। ठीक है, फिर दोस्तों द रेट ऑफ रिटर्न, अगर आपको रिटर्न बहुत ज्यादा आया है, फर्म शुड कंपेयर द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड एंड रिस्क इन्वॉल्व इन अ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। देखो, मान लो ये 3 प्रोजेक्ट है, ए है, बी है और सी है, यहाँ पे रिस्क 10% है और रिटर्न क्या बोलते हैं भी 10% है। यहाँ पे रिस्क 10% है और रिटर्न क्या बोलते हैं 12% है। यहाँ पे रिस्क 10% है, यहाँ पे मान लो 15% मान लेते हैं और रिटर्न क्या बोलते हैं 25% है। तो सिंपल सी बात है, इंसान यही डिसीजन लेगा। ठीक है, कितना आपको रिटर्न मिल जाए, कितना रिस्क है। फिर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, द डिसीजन इज टू इन्वेस्ट इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स नंबर्स ऑफ कैलकुलेशंस। जब भी आपको कुछ इन्वेस्ट करना होता है कहीं पे, तो आप 3-4 बातों को ध्यान रखते हो कि भैया आपका कितना खर्चा हो रहा है, कितना आपको उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, कितना आपका कैश फ्लो है, कितना आपको रिटर्न मिलेगा। जब भी आप कहीं पैसा खर्च करते हो तो क्या सोच के खर्च करते हो कि क्या हमको ये फायदेमंद है, कितना खर्च करना है, फिर कितना फायदा होगा, रिस्क कितना है, मेरा क्या मेरे पास पैसा है कि मैं उसको खर्च कर सकें, इन सब बातों को ध्यान में रख के आप खर्च करोगे। दे आर डिफरेंट टेक्निक्स टू इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे खर्चा करना सही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, दिस टेक्निक आई अप्लाई टू ईच प्रपोजल। प्रपोजल मतलब होता है कि जो भी आप ऑफर में एक्सेप्ट करना चाहते हो, ए बी सी, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब आता है डिविडेंड डिसीजन। देखो, कंपनी ने पैसा उठा भी दिया, कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया। ठीक है, या तो किया होगा वर्किंग कैपिटल में, या तो किया होगा फिक्स कैपिटल में, या फिर वर्किंग कैपिटल डिसीजन, या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन का दूसरा नाम होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लंबे एसेट्स में पैसे को इन्वेस्ट करना। ठीक है, और इसमें हैवी अमाउंट इन्वॉल्व होता है और वर्किंग कैपिटल में छोटा पैसा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कंपनी पैसा कमा रही है, जो कमा रही है उसको बांटना भी तो होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट जब करेगी तो उसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो कंपनी कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे, कैसे करे, क्या करे, इसी को कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो कंपनी को 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जहां से पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, फाइनेंसिंग पैसा कहाँ से उठाना है, एंड आपका तीसरा है डिविडेंड की पैसा कैसे कैसे बांटना है। तो डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का प्रॉफिट। डिविडेंड को क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रॉफिट कर सकते हैं, जो कि हम लोग शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिविडेंड डिसीजन एड्स टू डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्पोज करना, यानी कि भैया बांटना। डिविडेंड रिफर टू पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का पार्ट होता है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसको, शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर ने कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट किया, कैपिटल के बदले में इनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है जी, ओके। डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व हाउ मच प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी आफ्टर पेइंग टैक्स, कि भैया कितना प्रॉफिट बचा हुआ है टैक्स पे करने के बाद में, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, एंड कितना उनको बांटना है, एंड हाउ मच कितना पैसा बचा के बिजनेस में रखना है फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए, जिसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। जो पैसा हम लोग बांटते नहीं है, प्रॉफिट का हिस्सा जिसको बचा के रख लेते हैं फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए, उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कह दो, क्या कह दो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, अब दोस्तों इसका एक और नाम भी है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड इंटरनल फाइनेंसिंग, एक और नाम भी है, इसका नाम नोट कर लो। ठीक है, अब दोस्तों कौन कौन से डिसीजन है जो हमको अफेक्ट करते हैं एंड मदद भी करते हैं डिविडेंड डिसीजन लेने में। मान लो हम भैया बिजनेस के मैनेजर हैं, हमको डिसाइड करना है कि हम डिविडेंड बांटे कि नहीं बांटे, तो हमको कौन सा चीजें हैं जो मदद भी करेंगी, कौन सी चीजें अफेक्ट भी करेंगी। पहला है अमाउंट ऑफ अर्निंग, अगर हम बहुत पैसा कमा रहे हैं तो डिविडेंड ज्यादा बांटेंगे, नहीं कमाए हैं तो कम बांटेंगे। अगर हमारी अर्निंग स्टेबल है, यानी कि हर महीने हम एक फिक्स पैसा कमा लेते हैं, तो भैया हम डिविडेंड बांटेंगे, और नहीं कमा पाए तो नहीं बांटेंगे। अगर इनकम अनस्टेबल है तो भैया हम नहीं बांटेंगे। फिर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ठीक है,
इफ कंपनी हैव स्टेबल अर्निंग डिक्लेयर मोर डिविडेंड, क्या कहेगी, ज़्यादा डिविडेंड बांटेगी, अगर कम नहीं बांटेगी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर हमारे पास में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि भैया पैसा हमने कमाया और हमको लगता है कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे तो हमको और फायदा होगा, उस सिचुएशन में हम लोग डिविडेंड नहीं बांटेंगे या फिर कम बांटेंगे, जिससे कि भैया हम उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। माने मैंने पैसा कमाया और मुझे शेयर होल्डर्स को बांटना है, मैंने देखा कि भैया एक और जगह है जहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट कर दें तो हमको फायदा हो जाएगा, उस सिचुएशन में हम पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और पैसा कमाएंगे तो फायदा किसका होगा, शेयर होल्डर्स का ही होगा। ठीक है, तो यस, तो भैया अगर अगर अपॉर्चुनिटी होगी तो कम डिविडेंड बांटेंगे, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, एंड अगर नहीं होगा डिविडेंड बांट देंगे। कैश फ्लो पोजीशन, अगर भैया बिजनेस का में कैश फ्लो पोजीशन मजबूत होगा तो ज़्यादा डिविडेंड बांटेंगे, कम होगा तो लो डिविडेंड बांटेंगे। टैक्सेशन पॉलिसी, देखो टैक्स अगर बहुत ज़्यादा होगा उस समय डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता है और डिबेंचर के इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो भैया अगर टैक्स ज़्यादा है तो कंपनी हैज़ टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड, तो कंपनी कम डिविडेंड बांटेगी। अगर मान लो सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया 5 से 6% कर दिया एग्जाम्पल, तो कंपनी टैक्स कम डिविडेंड कम बांटेगी, क्योंकि टैक्स ज़्यादा है, मैक्सिमम पैसा टैक्स में कट जाएगा। ठीक है, और टैक्स अगर कम है तो कंपनी डिविडेंड बांटेगी। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, कंपनी चाहती है कि मार्केट में उसके कंपनी के बारे में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आए तो कंपनी डिविडेंड बांटेगी। तो डिविडेंड बांटने से कंपनी मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट बनाएगी, भैया ये कंपनी डिविडेंड बांट रही है। ठीक है, तो व्हेन कंपनी वांट्स टू क्रिएट पॉजिटिव स्टॉक मार्केट तो हाई डिविडेंड देती है और उसको कोई मतलब नहीं है स्टॉक मार्केट से, तो वो क्या करती है, लो डिविडेंड बांटती है। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, अगर कंपनी आसानी से कैपिटल मार्केट में जाके पैसा उठा सकती है तो आज कंपनी कैन इजी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, तो वो क्या करेगी, डिविडेंड बांटेगी, क्योंकि उसको पैसे की दिक्कत नहीं है, जब भी पैसा चाहिए होगा वो मार्केट से उठाएगी, ऐसा नहीं एक्सेस नहीं होगा तो कम बांटेगी। ये गए कंस्टेंट, मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी नीड्स टू अबाइड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट बाय डिक्लेयरिंग डिविडेंड, तो भैया कंपनी को कंपनी के कानून को मानना पड़ता है। ठीक है, तो देखो अगर कंपनी कानून को मान रहे हैं तो डिक्लेयर लो डिविडेंड, एंड नहीं मान रहे हैं तो डिक्लेयर हाई डिविडेंड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्टेंट, इसका मतलब होता है कि कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है कि मान लो सपोज कि लोन लेके रखा हुआ है, लोन और लोन के ऊपर इंटरेस्ट चुकाना है। ठीक है, तो कंपनी पहले वो इंटरेस्ट चुकाएगी, इंटरेस्ट चुकाने के बाद में ही पैसा अगर बचेगा तो डिविडेंड बांटेगी, क्योंकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप बंधे हुए हो तो पहले आपको उसको चुकाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक, ये आप एक बार ईटिंग मार सकते हो। दोस्तों ये टॉपिक होता है यहाँ पे खत्म। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पाएंगे कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ओके, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत आसान है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।